79वीं तिथि है और इस तिथि के अवसर पर हम सभी तिरंगे के आन बान शान लहराते हुए ध्वज के सामने खड़ा होकर देश में एक नई ऊर्जा, नए संकल्प के लिए एक प्रतिबद्ध है। देखा जाए तो भारत की आज़ादी कोई ऐसे ही छोटे मोटे प्रयासों से नहीं मिली। कहते हैं कि भारत शुरू से ही संपूर्ण विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा। हमेशा एक न एक ऐसा दौर चला जब विश्व की कई शक्तियां भारतीय भूमि पर आईं, इस भूमि को लहूलुहान की और यहाँ पर सत्ता की गलियारों पर भी बैठी रही। परंतु एक समय आया जब भारत की जनता, भारत के लोगों ने स्थानीय लोगों के नेतृत्व से एक शपथ लिया कि यह देश हमारा है, भारत भारतीयों के लिए है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को अपने तरफ से कोई न कोई प्रयास करना चाहिए। ये प्रयासों की श्रृंखला वहाँ से शुरू होती है जहाँ से भारत में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट जैसे लोगों ने भारतीय जनमानस को यह सिखाया कि स्वराज क्या होता है और स्वदेशीपन क्या होता है। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने से देश को कैसे आर्थिक सशक्तिकरण का द्वार खुलता है। इस दौर की शुरुआत के बाद भारत में जो राजनीति थी वो कई करवटों से होकर गुजरती चली गई। इस देश में कुछ ऐसे वतन के दीवाने पैदा हुए जिन्होंने खुशी से फांसी के फंदे को चूम लिया। अगर कहा जाए तो कुछ लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया में आस्था रखते हुए देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया, तो कुछ लोगों ने सत्य और अहिंसा के साथ भारत के जनमानस को इस लक्ष्य से जोड़ा और अंततः गांधी, सुभाष, नेहरू, भगत सभी के प्रयासों से 1947 को भारत आज़ाद हो गया। परंतु आज़ादी मिली नहीं थी, उसके पहले भी हमारे देश में इस बात को लेकर के जबरदस्त बहस चल रही थी क्या भारत में पहले राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए कि भारत में पहले सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए या फिर भारत में आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण का काम होना चाहिए। सभी स्तर के संगठन और व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद थे। कहते हैं कि जब भारत का संविधान लिखा गया तो उनमें उन सभी की भावनाओं को शामिल किया गया और यहीं से हमारी एक नई यात्रा शुरू हुई। वो यात्रा यह थी कि हम अपने अतीत के प्रयासों को अपने दिलों में बनाए रखेंगे, उन्हें बार बार स्मृति करेंगे और आने वाले दिनों में अपना कर्तव्य पथ और कर्म पथ को निर्धारित करेंगे। हमारा कर्तव्य पथ क्या होगा और हमारा कर्म पथ क्या होगा, इसका निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाएगा और हम 15 अगस्त 26 जनवरी की तिथि पर खड़े होकर उस विरासत को याद करेंगे जिस विरासत के कारण यह ध्वज हमें आज प्राप्त हुआ है। ध्वज के किनारे ही शपथ लेने का एक अपना महत्व होता है। कहते हैं कि यह ध्वज हमें याद दिलाता है कि आप इस ध्वज में देखें कि केसरिया एक रंग है जो हमें दिखाता है कि हम त्याग और बलिदान से आज़ादी पाए हैं और अगर आपको देश को सुरक्षित रखना है तो उसमें शौर्य भी, ताकत भी आपके भीतर बनी हुई रहनी चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं तो आपकी संसार में कहीं कुछ नहीं होने वाली है। ये हरा रंग हमें उसी का याद दिलाती है कि हमारे देश की आर्थिक समृद्धि कायम रहनी चाहिए और इस आर्थिक समृद्धि के लिए हम सबों को मिलकर के सतत प्रयास करना होगा। कहते हैं कि कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति हो जाए, हमारे भीतर बल और ताकत आ जाए, लेकिन अगर उसमें नैतिकता और शुचिता का समावेश न हो तो उसका महत्व संसार लंबे दिनों तक याद नहीं कर रहता है। सफेद चिन्ह यही दर्शाता है कि जो भी प्रयास हो उसमें सच्चाई हो और ईमानदारी हो। अगर सत्य के साथ, ताकत के साथ आर्थिक समृद्धि मिले और उसमें शौर्य और ताकत झलके तो आपका यशोगान जो होता है वह दशों दिशाओं में होता है, पूरे संसार में होता है। आपकी कीर्ति और यश हमेशा लहराते रहती है। तो इस तिरंगे को इसी स्मृति के साथ एक बार पुनः हम लोग इसीलिए खड़ा हुए हैं कि मैं उन बलिदानों को याद कर सकूं, उन प्रयासों को याद कर सकूं जिनसे यह आज़ादी मिली और स्मरण कर सकूं कि हमारा कर्म पथ क्या है और हमारा कर्तव्य पथ क्या है, हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से हम अपने देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा नारा हमारे आध्यात्मिक मूल्यों से ही निकला है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर हर व्यक्ति अपना प्रयास खुद से कर ले तो यह संसार अपने आप में और भारत भूमि अपने आप में ही एक गौरव और यशोगान का स्थान बन जाएगी। इसी चेतना को आपके भीतर प्रकट करते हुए और एक बार फिर तिरंगे के सामने अपने सर को झुकाते हुए और अपने बलिदानी पुरुषों को याद करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद।